नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। चुनाव की घोषणा और मैदान में सूरमा। जी हां, एक तरफ चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है तारीखों का, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एमपी के लिए अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस नई सूची में 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही 24 मंत्रियों को भी टिकट मिला है। ऐसे में सवाल ये है कि शिवराज सरकार के 24 मंत्रियों को टिकट देकर बीजेपी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है और कांग्रेस सूची जारी करने के मामले में कहां पीछे रह गई है। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ घंटे बाद बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 162 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए। इनमें राजस्थान के 41, मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुल 94 प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया है। चौथी सूची जारी होने पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची का है। बीजेपी ने तो अपनी चौथी सूची जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। हालांकि बीजेपी की सूची को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी ने आज अपनी चौथी लिस्ट जारी कर पूरे तरीके से जनता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि जनता अब उसको बहुत बुरे तरीके से हराने जा रही है। और आज की इस लिस्ट से ये दिखता है कि थके हारे वो चेहरे जो जनता का कोई उद्धार नहीं कर पाए, वो मैदान में है बीजेपी की तरफ से। जनता के आक्रोश का जवाब आज की लिस्ट में देखने को मिला और प्रदेश की जनता आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस को वोट देकर एक पूर्ण बहुमत की जबरदस्त सरकार कांग्रेस की बनाने जा रही है। बीजेपी की चौथी सूची की खास बात यह है कि 24 मंत्रियों की सीट नहीं बदली गई है, जबकि बीजेपी ने दूसरी सूची में सबको चौंका दिया था। लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी की सूची आना ये बताता है कि बीजेपी चुनावी रण को जीतने की पूरी तैयारी कर चुकी है और अब उसने अपने सुरमाओं को भी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। खैर, अब सबकी नजर कांग्रेस की लिस्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। और जिस प्रकार पहली 2 सूची, क्योंकि तीसरी तो सिंगल ही नाम की थी, कि बीजेपी ने चौंकाया था, लेकिन चौथी सूची में ऐसा कुछ लगा नहीं कि उन्होंने चौंकाया। ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, और जो कि ऐसा था भी नहीं कि उनको टिकट नहीं मिलता। कांग्रेस के मित्र और जो शिवराज जी के 2-3 बयान थे उसको लेके ज़रूर एक हंगामा मचा हुआ था कि शायद टिकट मिले ना मिले, और ज़्यादातर जो उनके मंत्रिमंडल के चेहरे उन सबको टिकट मिल गया। तो क्या उम्मीद करें कि जो बचे हुए 96 नाम हैं, तो जो एक हल्ला मच रहा था कि पिछली बार जितने 50 से ज़्यादा लोगों के टिकट काटे जाएंगे, इस बार भी था कि 127 में से कम से कम 50 नए लोग मैदान में उतारे जाएंगे। तो अब अगली लिस्ट में अगर 96 लोग बच रहे हैं, तो क्या आधे नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, या जो भी 3 से सूची आई है हमारे पास 4, उसी के मुताबिक बाकी की भी 1 या 2 जितनी सूची आना वो रहेंगी? देखिए मनोज जी, 3 भाग की सूचियां आई हैं। एक सिंगल नाम को जोड़ देंगे अपन किसी और में, तो 3 सूचियां प्रमुख रूप से आई हैं और उन तीनों सूचियों के अलग अलग संदेश हैं। पहला ये कि जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा की स्थिति कमजोर है उन्हें पहले अवसर दे दिया गया, ये पहली सूची का संदेश था। बिल्कुल। दूसरी सूची में इनको जो अपनी तोप उतारना थी उनको उतार करके केंद्रीय मंत्रिमंडल, सांसद सदस्य, इनको उतार करके उन्होंने जो संदेश देना था वो उन्होंने एक धमाकेदार संदेश दे दिया।
तीसरी सूची में मंत्रिमंडल के वो लोग शामिल हैं जिनको टिकट देना है या टिकट नहीं देना है। तो अब आप ये विचार कर सकते हैं कि जिनके टिकट नहीं दिए गए हैं, गौरीशंकर बिसेन को टिकट नहीं दिया गया, उषा ठाकुर जी को टिकट नहीं दिया गया, अन्य जो और कुछ लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिमंडल के जिन लोगों की टिकट नहीं दी गई, रोकी गई हैं, वो संभवतया उन्हें टिकट ना मिले। इसमें आप सिंधिया खेमे के कई मंत्री हैं जिनका नाम आप उल्लेखित कर सकते हो भाई, जैसे महेंद्र सिंह सिसोदिया बड़ा नाम है, उनको भी ओपीएस भदौरिया, सुरेश सिंह राठखेड़ा, हाँ, ये सब जो नाम है ये ऐसे थे जिनको के बारे में कहीं न कहीं पहले से आशंका थी और उनको अभी टिकट नहीं दिया गया। अब अगली सूची में उनका क्या होता है, क्योंकि उनकी जगह रिप्लेस भी नहीं किया गया अभी, बिल्कुल, इसलिए अभी मैदान खुला हुआ है। फिर भी अपन ये और चौथी सूची जो है वो अब सामान्य सूची हो गई। अब जो विधायक है उनके बारे में निर्णय लेने का ये चौथा दौर है, तो मुझे लगता है उसके अंदर काफी कुछ काटा जाएगा। 2 सीटें आप और गंभीरता से देखिए मनोज जी, इसके अंदर बड़ी स्पष्ट संदेश आता है। पहला आता है भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट, जहां उमाशंकर गुप्ता जी पिछली बार चुनाव हारे थे। तो इसका मतलब यह है कि जब सारी सीटें जारी कर दी गई है और उमाशंकर जी को टिकट नहीं दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि जो अगली सूची आएगी उसमें बदला हुआ नाम आएगा। उमाशंकर जी को देना होता तो भोपाल के साथ दे देते। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इंदौर क्रमांक 3 आकाश विजयवर्गीय जी की जो सीट है उसका भी को भी घोषित नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी टिकट के बारे में अभी संशय बना हुआ है, देंगे या इंदौर नहीं। 4 भी वही स्थिति है, हाइडिया जी वाली। हाँ, इंदौर 4 की भी वही स्थिति है। तो अब दो और मऊ भी है, क्योंकि जो आपने जिक्र किया था उषा ठाकुर का, उषा ठाकुर जी को मैंने उल्लेख कर ही दिया। तो ये जो है स्पष्ट हो गया इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि जो धारणा बनाई जा रही थी कि शिवराज जी को बुधनी से टिकट नहीं दिया जाएगा, विदिशा से दिया जाएगा, वो भी केवल एक सुगुफा निकला और जो बातें कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनको हम उल्लेखित करें, वो एक मुद्दा इसके अंदर रह सकता है। अगली बात मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मनोज जी, रणनीति राजनीति का हिस्सा नहीं होती है। राजनीति वो होती है जो पर्दे के बाहर होती है, लोगों के सामने कही जाती है। जैसे मुझे मीडिया से के सामने क्या परोसना है और काम क्या करना है, इसके बारे में आजकल राजनेता बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी को देख लीजिए, राजनीतिक बीजेपी को देख लीजिए, और कांग्रेस और कमलनाथ जी को देख लीजिए। कमलनाथ जी वो बातें बोलते हैं जिसका सर पैर नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उससे एक राजनीतिक वातावरण निर्मित होता है और उस राजनीतिक वातावरण के तहत जो है वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी तैयार करते हैं, लेकिन वो चीजें संगठन में लागू नहीं करते। ऐसा ही भाजपा में है कि मीडिया को जो बताया जाता है वैसा नीतिगत रूप से नहीं होता। तो जो रणनीति है चुनाव की वो ये है और मीडिया के सामने कहने वाली बातें ये है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी ने जनता के बीच जाकर के मतदाता से संपर्क करने का काम किया हो, हितग्राहियों जिनको लाभ दिया है उनसे मिल करके काम किया गया हो, महिला एंटी इनकम्बेंसी जो थी उसको बैलेंस करने के लिए लाडली बहना योजना का जो अनुकूल प्रभाव जो है सरकार के प्रति पड़ रहा है उसकी बात हो, और इधर कांग्रेस जो है अभी तक केवल बीजेपी की कमियां निकालने का काम कर रही। अब एक कैंडिडेट नहीं जारी करा, ये कौन थे कांग्रेस के मुझे जानता नहीं उनको, लेकिन वो ये कह रहे थे कि इनकी तो सरकार ही बन गई। अरे एक कैंडिडेट नहीं घोषित किया है, आप सरकार बनने की बात करें, सामने वाले प्रतिद्वंदी ने मैदान को जो है अपने हिसाब से समझ लिया है कि बैटिंग करना है, वो करना है, बॉलिंग करना है, वो सारा मैदान में घूम के देखिए आया, पूरे मध्य प्रदेश में घूम के आया। आपने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं और दावा किया जा रहा है कि वो तो, अब आप बताइए कोई कैंडिडेट घोषित कर रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हताशा के कारण नाम जारी कर दिए। अरे बताइए, चुनाव घोषणा हो गई, आप कह रहे हो हताशा में नाम जारी हो गए। तो ये जो सुगेफेबाजी है और अनवांटेड बातें कहना, आप कई बार देखते होंगे कि हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं 2 लाख रोजगार की बात करी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी। कब करी थी? 2014 में। 2014 के बाद दोबारा जनादेश मिल गया, तो आप उस वाले जुमले को अभी क्यों दोहराए जा रहे हो? तो जो तोता रटंत है, वो तोता रटंत जो है जनता सुन सुन के बोर हो गई है, इसलिए कोई बहुत इसका नहीं, नया चीज लाना पड़ेगी और अपने कैंडिडेट करके जनता के बीच जाके वोट मांगना चाहिए। वो सब होने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही और केवल जो है सुगेफेबाजी चल रही। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, अगर हम चुनाव आयोग के टाइम टेबल को देखें तो पिछली बार के मुकाबले जब 54 दिनों का समय मिला था बीजेपी कांग्रेस को आचार संहिता लगने के बाद वोटिंग तक चुनाव प्रचार के लिए, इस बार ये घट के 39 दिन रह गया है। एक बड़ा इसलिए है क्योंकि 15 दिन की कटौती हुई है और ये इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हम देख रहे हैं 15 दिन पहले बीजेपी ने अपने 79 नाम घोषित कर दिए थे और आज जब आचार संहिता की घोषणा हुई है
तब उसने 57 लोगों की चौथी सूची जारी कर दी और 230 में से केवल 96 लोगों के टिकट अब होना बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस का एक भी नाम नहीं होना, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप जब एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना, CWC की बैठक के बाद भी राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इसके बाद तमाम सारे वो राज्यों में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, OBC की बात कर रहे हैं, लेकिन सूची उन्होंने अभी जारी नहीं की और सूची के बारे में कहा जा रहा है कि वो 15 तारीख के बाद आएगी, यानी एक सप्ताह का समय हो रहा है। तो उनके जो उम्मीदवार हैं उनको 32-33 दिन का समय मिलेगा, वो भी उस स्थिति में जब वो 230 सारे नाम एक साथ घोषित कर देंगे। तो अगर उन्होंने भी बीजेपी की तरह 3-4 किस्तों में जारी की तो हो सकता है जो चौथी 5वीं किस्त लिस्ट आए तब तक उस कैंडिडेट के पास 20-22 दिन का वक्त बचेगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी रणनीति के मामले में हो या चुनावी तैयारियों के मामले हो या ज़मीन पर उतरने के मामले में, वो पिछड़ती नज़र आने लगी है। तो ये उसे कम से कम सोचना चाहिए। वो जो 66 सीटों पर जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उस आधार पर वो पहली सूची तो उनकी जारी कर सकती थी, लेकिन अब भी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 100 से ऊपर 125 140 लोगों को हमने सहमति बन ली, एक बार और बैठेंगे। ये भी कह रहे हैं कि हाँ लगभग तय हो गए हैं, एक बार और बैठेंगे और इसमें 6-7 दिन लगेंगे, यानी 15 के बाद सूची जारी होगी। और उसके लिए बाकायदा एक ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ के नेता तर्क भी दे रहे हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए वो मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए सूची जारी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस निश्चित तौर पर देरी कर रही है, वो देरी कर नहीं रही है, कर चुकी है। जो पहले कह रही थी 6 महीने पहले हम घोषित कर देंगे तैयारियों के मामले में, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि गुटबाजी की बात जो सामने आई, चाहे अरुण यादव के नाम आगे रखने की बात आई हो कि अरुण यादव ने कितने लोगों के नाम आगे रखे, फिर चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात कर लें, चाहे हम सुरेश पचौरी की बात कर लें कि यदि भोजपुर से नाम चल रहा है तो वो राजकुमार पटेल का विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और सूची जारी ना होना उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जो देख रहे हैं कि केंद्रीय आलाकमान ने, बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिए पूरी कमान। सूची भोपाल के हम देख ले, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर है, मध्य है, या बाकी जगह जो घमासान मचा हुआ है। यहाँ पे जिस तरह से माना जा रहा था, जो उम्मीद कांग्रेस पाल कर बैठी थी कि सिंधिया खेमे के लोगों के आने से यदि बीजेपी में घमासान होगा, उसका फ़ायदा उसको मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो जो उम्मीदों पर थी वो उम्मीद उसकी पूरी होती नहीं दिख रही है। और अभी भी शायद वो इसी उम्मीद पर हो कि जो टिकट कटेंगे उनकी नाराज़गी का फ़ायदा उठा लें, वहाँ पर उम्मीदवार बाद में घोषित करें, कुछ लोगों से के आने की उनको संभावना हो। तो मुझे लग रहा है कि वो और देर करती जा रही है। वैसे देरी कोई नई बात नहीं है कांग्रेस में, लगातार हमने तो देखा है कि चुनाव नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख में भी उनके बिफार मारते रहते हैं, घोषणा होती रहती है। तो ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस को, लेकिन जब मुकाबला उनको ऐसा लग रहा है कि कांटे का है, तब तैयारियां आपको पहले से करना चाहिए और रणभूमि में उतर जाना चाहिए। जब दूसरी तरफ से पूरी सेना रणभूमि में लगभग उतर चुकी है, आधी से ज़्यादा है, और आपके सैनिकों को ही पता नहीं है, तो आप कैसे मुकाबला कर पाओगे, कैसे उनसे मुकाबला कर पाओगे? जबकि आप कह रहे हो कि हमने सूचना दे दी है लोगों को, तो क्या सूचना दे दी है तो फिर उनके नाम जारी करने में क्या दिक्कत है? मतलब आपने सूचना दे दी है, उनसे मेहनत भी करवा रहे हैं, हो सकता है उनको टिकट भी ना मिले, तो उसका नुकसान डबल हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी को आपने, कमलनाथ जी ने कह दिया होगा आप तैयारी करिए, क्षेत्र में काम करिए, आप ही को टिकट मिलने वाला है, बस सूची बन गई है। यदि मान लीजिए उसमें 140 लोगों में 10-20 ऐसे टिकट उन्होंने बदले भी, यदि दबाव में, केंद्रीय आलाकमान के दबाव में, सर्वे के आधार पर, केंद्र के सर्वे में अलग आ रहा हूँ, या क्षेत्रीय नेताओं के दबाव में, छत्रपों के दबाव में यदि आपने बदले, तो आपको क्या लगता है कि जो मेहनत कर रहा होगा, जिस तरह से अरुण यादव मेहनत कर रहे थे, एंड टाइम पे आपने उनका टिकट काट के दूसरे को दे दिया, तो क्या हुआ? आपका सीट, आपको वो नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसा ही नुकसान कहीं कांग्रेस को ना उठाना पड़े। मुझे लगता है कि यदि पहले से सूचना दे दी तो इसके भी एक खतरे हैं, तो उससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। जो आपने भी कहा है कि समय पहले भी कम मिला था, अब तो और कम मिलेगा, और आपकी सूची एक बार में तो आ नहीं जाएगी, क्योंकि आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि अभी सिर्फ 140 नामों पर सहमति बनी है। जितने नामों पर आप पे सहमति बनी है उतने नाम तो वो जारी कर चुके हैं। बिल्कुल। तो इस सूची से एक सबक और भी है शर्मा जी शायद, कि जैसे गोविंदपुरा की बात करें तो वंशवाद को लेकर पूरे क्षेत्र को पाट दिया गया, बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ, मालिनी गौड़ के खिलाफ मेघराज जैन या तमाम सारे बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया कि लक्ष्मण सिंह गौड़ के परिवार की दादागिरी है, उनके बेटे युवराज का आतंक है। कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनका टिकट नहीं मिलेगा, या कहा जा रहा था कि सूची में इनका नाम कमज़ोर है, और विरोध के बावजूद इनको टिकट देना, यानी काला कमान ने अपने अभी एक मंशा साफ कर दी है कि जो ग्राउंड में जिसकी कामकाज अच्छा है, जनता की स्वीकार्यता है, और अगर चुनिंदा लोग उसका विरोध भी करते हैं तो उनके दबाव में ना तो उसका टिकट बदला जाएगा, ना उसकी जगह किसी दूसरे को टिकट दिया जाएगा। देखिए, विरोध करने वाले आज की तारीख में कितने उपयोगी हैं और कितने नहीं हैं, ये एक बड़ा कौन लोग हैं? हाँ, बड़ा प्रश्न है ये।
ये बात सही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे आदरणीय मेघराज जी जैन की बात है, तो वो एक बहुत बड़े नाम रहे हैं, संगठन के निर्माण में उनका बड़ा योगदान बिल्कुल। है। तो लेकिन उस समय जब संगठन का निर्माण वो करते थे, उस समय संगठन होता था। अब तो कारपोरेट माहौल है, तो ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता कि उन लोगों की रघु जी की जैसे बात है नहीं सुनी जाती अनेकों अवसरों पर। इसका मतलब ये कि वो उनका जो विचार है वो उस संगठन की दृष्टिकोण का है जो संगठन उस जमाने में हुआ करता था। आज के संदर्भ में उनकी बात जो है वो कितनी कारपोरेट शैली में कामयाब है या प्रभावकारी है, ये देखने वाली बात है। एक तो या ये ऐसा, इसको ऐसे सोचें कि संगठन तो बदल गया लेकिन ये अपने को नहीं बदल पाया उस हिसाब से, संगठन समाने के हिसाब से बदल गया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मुझे लगता है कि आज के जमाने में बदलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको ये बातें मानना चाहिए जो आपके बच्चे पोते जो कर रहे हैं ना, जो एंगल है वो भी अच्छा हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं उतना ही अच्छा है, इतना जरूरी नहीं है। तो ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक तो ये सबसे खास बात है। दूसरी बात ये है कि जिन परिवारों का आप दबदबा कह रहे हो या जिसका आतंक कह रहे हो या जो भी कह रहे हो, आज तो चुनाव आयोग ने खुद ही कह दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी मजबूरी क्या है। तो यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है तो उसके बारे में तो पार्टी को बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए ये बातें इसलिए प्रभावहीन हो जाती हैं कि कल तक जो आपके लिए अच्छा रसगुल्ला मिठाई था वो आज के लिए आज खराब कैसे हो रहा है। या तो उस समय आपने अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चुना, या जो है आज आप ये कह रहे हो कि आपके पास संख्या हो गई है लेकिन वो जीतने वाले नहीं है, इसलिए आप बैठ करके ये कह रहे हो बदल दो। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की जो राजनीति है वो ना तो केंद्रीय नेतृत्व को अच्छी लगेगी ना ये, क्योंकि दो चीजें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां एक छोटा सा झटका लगा था और उसके कारण सत्ता हाथ से चले गई। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रभाव अब मध्य प्रदेश में बचा नहीं है। दूसरी बात ये कि यदि मध्य प्रदेश जैसा राज्य, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको बहुत कांटे की टक्कर है, कोई नहीं कह सकता कि वहां जो है भूपेश बघेल जी को हराया जा सकता है, ऐसे दावेदारी कोई नहीं करता। बिल्कुल। तो और राजस्थान में क्योंकि बदलाव ही होता है एक के बाद एक, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो प्लस बता सकता है। 3 में से 2, 3 बड़े राज्य हैं। तेलंगाना में तो संभावना ही नहीं है भाजपा की, बिल्कुल बहुत रेयर केसेज में मामला बनेगा, ये की सीट है वहां भी। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश यदि इधर उधर होता है तो उस इधर उधर से नरेंद्र मोदी जी का 2024 प्रभावित होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम मध्य प्रदेश में लगी हुई है, चाहे भूपेंद्र यादव जी हो, चाहे अश्वनी जी हो, चाहे और लोग हों, पूरा अमित शाह जी स्वयं हो। इसलिए उनके दिमाग में यह कि राजस्थान तो हम चूंकि बदले के हिसाब से 1 by 1 का ले लेंगे, छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ होना नहीं है यदि मध्य प्रदेश। लेकिन वहां भी उन्होंने सांसदों की एक पूरी फौज उतार दी, आज जो सूची जारी की है राजस्थान में भी। नेचुरली यही मैं बता रहा हूं ना। राजस्थान, देखिए राजस्थान के बारे में टिप्पणी हालांकि अनुपयोगी है लेकिन फिर भी एक लाइन में कह सकता हूं। राजस्थान में कांग्रेस जो है पिछले 3 चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, 100 के भीतर रही है वो। लेकिन भाजपा का जब नंबर आता है तो वो बहुमत ले जाती है। जब कांग्रेस के 100 से कम विधायक रहते हैं तब भाजपा 70 से ऊपर रहती है। अब की बार भी 37-34 है ना, 73-74 है। तो 73 और 99 कांग्रेस के थे, 99 कांग्रेस के थे। तो इसमें ये समझ में आता है मनोज जी कि भाजपा को कितना भी गिरा लोगे वो 70 के आसपास रहती है, और कांग्रेस को कितना भी जिता लो वो जो है 100 के ऊपर नहीं जाती, यानी बहुमत प्राप्त नहीं करती 200 विधानसभा वाली में। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि राजस्थान बदला बुदली में आ जाएगा। मध्य प्रदेश को यदि गच्चा लग गया तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास 2 हो जाएंगे। यदि मध्य प्रदेश भाजपा के पास आ गया तो मध्य प्रदेश और राजस्थान भाजपा के पास आ जाएगा। तो 5 में से 2 बड़े राज्य जो हैं वो जीतने की पोजीशन में आ जाएगी। 90 सीटों का है वो तो बहुत लंबा खास तौर से हिंदी पट्टी में अगर हिंदी बात करें। पट्टी में। तो ये नरेंद्र मोदी जी को नुकसान होगा यदि मध्य प्रदेश में कमजोरी का परिलक्षित होगी। तो इसलिए पूरी की पूरी व्यूहरचना और एक दूरगामी संकट और होता है कि राज्यसभा में भी इसका असर दिखाई देता है। फिर बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये दूरगामी सोच का जो है प्रश्न है ये। राज्यसभा में आज ये देखिए कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा सीटें आ गई, तो राज्यसभा में जो मोदी को बैठ के गाली निकालते थे विपक्ष वाले लोग, कम से कम उसका तो अब मामला नहीं बचा ना, क्योंकि थोड़े दिन बाद तो भाजपा अकेले के दम पे बहुमत पर, यदि मान लो 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी को और मिल गया तो 5 साल बाद तो राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा। तो ये इसलिए सारी चीजों का समीकरण है। और मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, फिर मैं कह रहा हूं मनोज जी, अप्रत्याशित होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी
पूर्व मुख्यमंत्री का जो लाभ है वो भाजपा को देने वाले हैं, जो उन्होंने तगमा प्राप्त किया बिल्कुल। उनका। तो ब्रजेश जी एक और चीज़ है, सूची से अगर देखें तो जो पिछले चुनाव में बगावती चेहरे थे जिनके कारण पार्टी को नुकसान हुआ था, उनके साथ पार्टी ने कोई रियायत नहीं बरती, भले वो पार्टी में शामिल हो गए हों, चाहे वो समीक्षा गुप्ता हो, धीरज पटेरिया हो, रामकृष्ण कुसमरिया हो, चाहे जो और हो। और जिन लोगों ने पार्टी के अंदर रह के सरकार के खिलाफ सवाल उठाए, संगठन पर सवाल उठाए, लेकिन लगा कि जीतने वाला कैंडिडेट है, उन सबको टिकट भी मिला है, चाहे अजय बिश्नोई हो, उमाकांत शर्मा हो, तो सबके लिए उसमें संदेश छुपा है। निश्चित तौर पे बीजेपी, जो पहले भी बात कर रहे थे, शर्मा जी कह रहे थे, जो संगठन से पहले एक और उसमें चीज़ है कि संगठन से एकमात्र फीडबैक आता था। अब माध्यम बहुत सारे हो गए हैं। आप यदि वहाँ के क्षेत्रीय नेता किसी की खिलाफत कर रहे हैं मान के चलिए, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर सर्वे में नाम बेहतर है, तो संगठन के नेताओं की क्यों सुनी जाएगी? तो ये जो माध्यम भी बढ़ गए हैं ना आज के दौर में, कि बहुत तरीके से फीडबैक आ जाता है। पहले एक संघ का फीडबैक आता था, आपने संगठन मंत्री बना दिए थे क्षेत्रीय, तो उनका फीडबैक आता था, पार्टी का भी आता था, लोगों का भी आता था। लेकिन अब उसके साथ साथ आप निष्पक्ष भी आने लगा ना, कि आप व्यक्तिगत लोगों से जाके सर्वे करा लेते हैं जिनमें पार्टी का फीडबैक नहीं है। तो आपके पास चयन करने की एक वो आ जाती है कि निष्पक्षता से आप कर सकते हैं कि यदि जो पार्टी का विरोध कर रहा है, चाहे अजय बिश्नोई का नाम लिया हुआ आपने, या जो संगठन की जो नीतियों का विरोध कर रहा हो, सरकार का विरोध कर रहा हो, लेकिन यदि वो सर्वे में आप देखिए जीतने वाला कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, तो पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है, इसके कोई मायने नहीं है। और जो बगावत करके चले गए थे, इस आधार पर वहाँ पर हार हो गई थी, लेकिन वो लौट कर आ गए और ये मंसूबे पा लेते कि हमारी ताकत की वजह से हार गए हैं और तो हम दोबारा, हमको मौका मिल जाएगा, तो उनको भी संदेश दे दिया, क्योंकि सर्वे में अब भी वो जीतने लायक नहीं होंगे मनोज। बिल्कुल। तो अब आपको, उनको भी अपनी क्षमता पता चल गई बाहर जाकर कि वो किस लायक हैं, वो जीत सकते हैं कि नहीं पार्टी से बाहर जाकर। तो अब मुझे लगता है कि उनकी भी मजबूरी हो गई कि वो पार्टी में ही रहेंगे, क्योंकि बाहर जाकर उन्होंने देख लिया है, यदि इतने क्षमतावान होते तो पिछली बार ही जीत जाते। तो अब हराने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो ये पार्टी अब जो पिछली बार की और इस बार में जो अंतर है बीजेपी में, वो सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि क्षेत्रीय नेताओं की या मध्य प्रदेश के नेताओं की ये नहीं चलेगी कि ये मेरा पट्टा है या मेरा समर्थक है, उसको आधार पर दे दिया। सिर्फ इस वजह से पिछली बार हमने देखा कई सीटें गंवा दी थी, या जो केंद्रीय आलाकमान को भरोसा था, आपका विरोधी है, या केंद्रीय आलाकमान को भरोसा था कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व सक्षम है, वो चुनाव जिता कर ले आएंगे, तो उन्होंने उतना हस्तक्षेप नहीं किया। आपने कहा इनको दे दो, उन्होंने दे दिया। इस बार में ऐसा नहीं है। इस बार लेकिन आज भी हमने अभी मुख्यमंत्री की जो बाइट सुनाई, दर्शकों को आपने भी सुनी होगी, वो कह रहे थे कि हमने जिन लोगों की अनुशंसा की है उनको केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट दे दिया, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो अनुशंसा भी इस बार आपने ईमानदारी से ही की होगी ना। केंद्रीय आलाकमान के पास भी तो फीडबैक है, वो तो खुद मोर्चा डाले हुए। तो ये तो देखो, जो शर्मा जी कह रहे थे ना, मीडिया के सामने क्या कहना है वो अलग होता है, अंदर खाने में जो होता है वो अलग होता है। हाथी के दांत यानी रणनीति, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। हाँ, खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं, तो वो राजनीति में होता है। लेकिन इस बार कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता तक मध्य प्रदेश का जानता है और कई बार कह भी चुका है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे अन्य नेता हो, कि मेरी तो लड़ने की इच्छा नहीं थी, मैं तो प्रचार करने वाला था। तो ये एक तरह से कई बार कह जाते हैं नेता। तो जो सच्चाई भी है कि अब केंद्रीय आलाकमान के हाथ में कमान है, अमित शाह जी के हाथ में कमान है, और वहाँ के नेता मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता भी बीजेपी का आज का समझता है, नेता भी समझते हैं। तो आपको देखना है कि बगावत वैसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी तिरछी नजर हो गई ना तो उनका कैरियर ही चौपट हो जाएगा। तो आप देखिए, सबको संदेश छिपा हुआ है उसमें कि जो जीतने लायक होगा, जो दमदार होगा, चाहे वो विरोधी हो चाहे कुछ हो, हम उसको टिकट देंगे। जी शर्मा जी। बस मैं ब्रजेश जी की एक बात को इनके लिए, इनको साधुवाद देता हूं कि इन्होंने ये कहा कि कैरियर खराब हो जाएगा। जब तक राजनीति सेवा थी कोई विवाद नहीं होता था, जब से वो कैरियर बना है हर व्यक्ति सोच के फूक के कदम रख रहे हैं। मुझे इतना सा कहना है। जी ब्रजेश जी, राजनीति कैरियर बन गई है आज। तो आप ही ने उसका रास्ता बनाया कि अब पॉलिटिकल भी वैसे भी नहीं बची, राजनीति भी वैसी नहीं बची है कि पहले जैसी है कि भाई विचारधारा का आदमी है। रिटायर्ड IAS IPS ठीक है, अगर कोई 25 साल की नौकरी छोड़ के IAS IPS प्रशासनिक सेवा का अफसर अगर राजनीति में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको समाज सेवा तो वो जिस पद पे वहाँ भी कर सकता था, किसी ज़िले का कलेक्टर कमिश्नर होकर भी कर सकता था, सचिव प्रमुख सचिव बन के भी कर सकता था। लेकिन वो राजनीति को अगर चुन रहा, तो इसका मकसद साहब है। हम देख रहे हैं निशा बांगरे का ताज़ा उदाहरण देखिए कि वो पद यात्रा कर रही हैं। अगर उनको समाज सेवा करनी है तो पद पर रहते हुए कर सकती हैं, जिस पद पर वो हैं उससे लोगों को लाभ पहुँचा सकती है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद कर सकती हैं। तो जो ब्रजेश जी ने भी कहा, जो आपने टोका, तो वो कैरियर ही बन गई है। बिल्कुल सही है। जिसको, अच्छा आप बताइए कि आपके पास एक दस्तक करने का पावर है, जिसे सीधा काम होता है, वो छोड़ करके और आप आ रहे हो कि भाई मैं आपको निर्देश दूंगा और फिर आप दस्तक करिए।
ये इतना परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? आपके दस्तक से जो काम होने वाले हैं उसको आप ऐसा कैसे जो है वो सोच रहे हो कि अब आप नेता बनोगे, नेता बनने के बाद फिर आप अधिकारी को निर्देश दोगे, अधिकारी वो काम करेगा, तो आप अधिकारी रहकर के ही वो काम कर दो ना। और वो दृश्य भी हम तो देखने को देख सकते हैं कि हो सकता है कल्पना ना हो ये, कि जब वो अधिकारी घंटी बजाता है तो वो प्यून हाजिर हो जाता है कि जी मैडम जी सर, और चुनाव के वक्त वो कैंडिडेट जब घंटी बजाता है तो वो प्यून जब निकल के आता है, हो सकता है उसके पैर पड़ना पड़े कि भैया वोट देना है। तो ये दृश्य भी देख सकते हैं हम। बिल्कुल सही है, यही वातावरण बना हुआ है। आजकल क्या है कि चलते चलते अब वो एक बड़ा सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत हास्य विनोद की बात है कि एक कैंडिडेट टिकट मांगते मांगते और हाथ जोड़ते जोड़ते पांव छूते छूते अपनी पत्नी के ही पांव छू लिए उसने। तो बाद में कहने लगे बोले इसका ध्यान रखना था, तो तेरी पत्नी है। तो कहने बोले नहीं, पत्नी नहीं है, मतदाता है। बिल्कुल, और शायद यही एक बड़ा कारण है जो राजनीति में इतने बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल अब समय पूरा हो गया है, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर चुनाव की घोषणा के साथ बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट घोषित कर दी है, और इस बार बिना चौंकाते हुए उसने केवल एक परिवर्तन किया है कि एक उम्मीदवार को दूसरी सीट से बदला और दूसरे उम्मीदवार को उसकी पहली सीट पर भेजा। इसके अलावा कोई ऐसा प्रत्याशित नाम नहीं है, या ऐसा कोई प्रत्याशित नाम नहीं है कि जिसके बारे में कोई संदेह होता। तो जाहिर सी बात है कि जब जो अगली सूची आएगी, 5वीं 6ठी, या हो सकता है एक ही सूची में सारे नाम सिमट जाए 94 लोगों की, तब हो सकता है कि संगठन ने कितनी चीरफाड़ की है, किस किस का पोस्टमार्टम हुआ है, कौन वेंटिलेटर पर गया है और किसको ओटी से बाहर करके फेंक दिया गया है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।